आज इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्री मिश्री लाल पंवार की लिखी कहानी झील के उस पार। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी सामने आती हैं कि हम उन्हें कभी भुला नहीं सकते। ऋतु की जिंदगी में भी एक ऐसी घटना हो गई जिसकी याद उसके जहन में आज भी तरोताजा है। वो चाह कर भी उसे नहीं भुला पाई। उस अज्ञात बाबा के उसकी जिंदगी में आने और अचानक गायब हो जाने की रहस्यमयी कहानी वो आज तक भी समझ नहीं पाई थी। ऋतु के पति अविनाश एक न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर है। उन दिनों अविनाश का तबादला शिमला में हो गया था। घर में पति पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। हिल स्टेशन आकर दोनों बड़े खुश थे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगमरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, तेरे गुण आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। शिमला की यही हसीन वादियां थीं। यहीं पर ऋतु उस घटना से रूबरू हुई थी। वो जब भी उस घटना को याद करती है तो उसकी आंखें बरबस भर आती हैं। उस रोज सुबह के 9 बज गए थे। अविनाश की आंखों में नींद की खुमारी अभी छाई हुई थी। बिस्तर से उठने की सोच ही रहा था कि ऋतु की आवाज सुनाई दी। अजी मैंने कहा सुनते हो, 9 बज गए हैं, अब उठ भी जाओ। मैं बाबा को चाय नाश्ता देने जा रही हूं। घर में कोई नहीं है, ध्यान रखना। आपकी चाय रसोई में रखी है, ले लेना। हाँ बाबा ले लूंगा, तुम जाओ। पता नहीं तुम औरतें इतना कैसे बोल लेती हो। अविनाश बिस्तर से बड़बड़ाते हुए उठ बैठा। मुंह धोकर वो सीधा रसोई में जा घुसा। कप में चाय लेकर वो खुली खिड़की में जा बैठा। कुदरत के नजारों का और ताजी हवा का आनंद लेने।
उसकी नजरें कुदरती दृश्यों का आनंद उठाते उठाते पहाड़ी के नीचे की तरफ झील के उस पार ढलान पर जाकर ठहर गई। वहां पर बाबा को रितु चाय दे रही थी। रितु बाबा को चाय देकर लौटी, तब तक अविनाश स्नान घर में घुस चुका था। जब वो तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो खाना तैयार हो चुका था। दोनों खाने पर बैठे तो बाबा की चर्चा चल पड़ी। अविनाश ने जिज्ञासावश पूछ लिया, रितु एक बात तो बताओ, ये तुम्हारे बाबा कहां के रहने वाले हैं, कहां से आए हैं? रितु बोली, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बाबा पाखंडी नहीं है। ज्यादातर लोग इनसे पारिवारिक समस्याओं पर राय लेते हैं और बीमार लोगों को देखकर दवाइयां ऐसे लिखते हैं जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हों। ताज्जुब तो तब होता है अविनाश कि जब इनकी बताई हुई दवा लेते ही बीमार ठीक हो जाते हैं। रितु आगे बोली, अविनाश, आप इतने बड़े पत्रकार बने फिरते हो, एक दिन बाबा का इंटरव्यू तो लो। ठीक है, तुम बात करके देखना। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे बाबा अपने बारे में कुछ बताने को राजी होंगे। ऐसे रहस्यमयी बाबा लोग अक्सर अपनी पहचान छुपाए रखते हैं। रितु बड़ी गर्वीली मुस्कुराहट के साथ पूरे आत्मविश्वास से भरकर बोली, हाँ, मैं बाबा को राजी कर लूंगी। दोपहर में रितु बाबा को खाना देने गई तो देखा वहां बीमार लोगों की भीड़ लगी हुई थी। बाबा बस्ती के बीमार लोगों को बड़ी तन्मयता से देखा करते थे। भीड़ छंटने तक वो चुपचाप एक तरफ बैठ गई। सभी लोगों को देख चुकने के बाद बाबा ने रितु की तरफ देखा और बोले, आज तो बहुत देर हो गई है ना रितु, तुम खाना रखकर चली क्यों नहीं जाती? रितु बोली, मुझे कौन सा काम अटका पड़ा है बाबा, वैसे भी आज तो मुझे आपसे एक बात करनी थी। अच्छा, बोलो क्या बात है? पहले आप खाना तो खा लीजिए। हाथ धोकर बाबा खाना खाने बैठ गए। रितु पास में ही बैठी उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। खाना खा चुकने के बाद बाबा ने उसकी तरफ देखकर पूछा, हाँ, तुम कुछ कहना चाह रही थी? रितु बोली, पहले वादा कीजिए बाबा, अगर मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगे तो आप बुरा नहीं मानेंगे। तुम्हारी किसी बात का बुरा मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा, अविनाश आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? आप कहां से आए हैं? रितु का सवाल सुनकर बाबा के चेहरे पर पीड़ा के बादल छा गए। रितु को ऐसा लगा जैसे बाबा का कोई घाव उसने कुरेद दिया हो। बाबा के चेहरे के भावों को देखकर वो बोली, लगता है बाबा मैंने आपको तकलीफ पहुंचा दी है। आप जाने दीजिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना। मैं चलती हूं। बाबा कुछ कहते उससे पहले ही रितु वहां से रवाना हो गई। दूसरे दिन अविनाश अभी नींद से उठे ही नहीं थे। रितु रसोई के कामकाज में लगी हुई थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी तो
वो चौंकी। ये सुबह सुबह कौन आया? उसने दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित रह गई। दरवाजे पर बाबा खड़े थे। अरे बाबा जी, आप आइए आइए, आज तो कमाल हो गया। बाबा को बैठक वाले कमरे में बिठाकर रितु अविनाश को जगाने चली गई। जब वापस आई तो चाय का कप हाथ में था। बाबा को चाय का कप देकर वो बोली, अविनाश आ रहे हैं, तब तक आप चाय लीजिए ना। चाय का कप हाथ में लेते हुए बाबा ने एक नजर रितु की तरफ डाली और बोले, कल तुम शायद नाराज हो गई थी। नहीं तो, ऐसे तो कोई बात नहीं है। दरअसल बाबा, मुझे लगा कि मैंने बगैर मतलब के आपको चोट पहुंचाई है। बाबा जी, मैं तो खुद कल की बात के लिए आपसे क्षमा मांगने वाली थी। पगली, तुझे मालूम है कि मैं तेरी किसी बात का बुरा नहीं मान सकता। मैं कल पूरी रात नहीं सो पाया। मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया है और तुम नाराज हो गई हो। दोनों अभी बातचीत कर ही रहे थे कि अविनाश भी बैठक में आ गए। रितु उनके लिए भी चाय ले आई। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद बाबा सीधे मतलब की बात पर आ गए। उन्होंने एक नजर दोनों की तरफ देखा और बोले, लोग मुझे बाबा क्यों कहते हैं? मैं कौन हूं? कहां से आया हूं? ये सवाल कई लोगों के मन में आते होंगे। बाबा कुछ देर रुके, फिर गहरी सांस लेकर बोले, दरअसल मैं एक खूनी हूं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? हाँ, मैं एक खूनी हूं। कानून ने मुझे जो सजा दी वो तो मैं भुगत चुका हूं, मगर मुझे लगता था कि वो सजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए मैंने खुद को अलग से सजा दी है। बाबा कुछ देर सांस लेने के लिए रुके तो चुप चुप बैठी रितु पूछ बैठी, आपने किसका कत्ल किया था? अपनी पत्नी शोभना का। संसार में औरत ही घर को स्वर्ग बनाती है और औरत ही नर्क। मेरा घर मेरी अपनी पत्नी ने ही तबाह कर दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैं डॉक्टरी पेशे से था। मेरे पिताजी भी नामी चिकित्सक थे।
शहर में हमारे परिवार की एक प्रतिष्ठा थी और इधर समाज में मेरी पत्नी की बेवफाई की बातें होने लगी। मैंने शोभना को समझाने की जितनी ज्यादा कोशिशें की वो उतनी ही बेबाक होने लगी। मेरी समस्या ये थी कि मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं सोचता था कि शोभना अभी नादान है, एक दिन समझ जाएगी। मगर एक दिन उसने अपने पीहर वालों के साथ मिलकर मेरे परिवार पर दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने मेरे पिता और माता का भी नाम उस रिपोर्ट में लिखवा दिया। पुलिस ने हम तीनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अखबार वालों ने भी इस मामले को खूब बढ़ा चढ़ाकर छापा। उन खबरों को पढ़कर मैंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। जेल से बाहर आने के बाद लोगों के ताने सुन सुनकर मैं और ज्यादा पगला गया। मेरे मम्मी पापा ने एक दिन जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मेरा मन करता था कि मैं भी आत्महत्या कर लूं, मगर शोभना को सबक सिखाने की मेरी इच्छा ने मुझे आत्महत्या करने से रोक लिया। कुछ दिनों के बाद मैंने शोभना को उसके प्रेमी के साथ एक होटल में देखा तो मेरा खून खौल उठा। उसी वक्त मैंने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे गोलियों से भून डाला। बाबा की बात सुनकर घर में मरघट सा सन्नाटा छा गया। बाबा कुछ क्षणों के लिए रुके। उनकी आंखें भर आई थीं। उन्होंने अपने गमछे से आंखें पोंछीं, फिर आगे कहना शुरू किया। मुझे अपनी शोभना के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। जेल में मेरे अच्छे आचरण की वजह से यह सुविधा मिल गई कि मैं जेल के अस्पताल में मरीजों को देखने लगा। मेरे लिए समय पास करने का यह बहुत ही अच्छा साधन था। धीरे धीरे मेरी सजा पूरी हो गई। अचानक ऋतु की सिसकियों से बाबा का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा कि उनकी आप बीती सुनकर ऋतु रोने लगी थी। अविनाश की भी पलकें भीग गई थीं। घर में सन्नाटा पसर गया। ऋतु ने अपनी आंखों में भर आए पानी को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए पूछा, फिर क्या हुआ बाबा? अरे होना क्या था, जेल से बाहर निकले तो जिंदगी
बोझ नजर आने लगी। सोचा कि इस नाकाम जिंदगी को खत्म कर दूं। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। न जाने कब पहाड़ी क्षेत्र की तरफ चला आया। यहां बस्ती के लोगों के साथ तुम लोगों का प्यार मिला तो जिंदगी से प्यार हो गया। मगर यह भी सच है कि शोभना को याद करके अब भी कभी कभी आंखें छलछला आती हैं। दो दिन बाद अविनाश ने बाबा के जीवन की वो खबर जारी कर दी। वो खबर हर अखबार में फ्रंट पेज पर छपी। दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग के कारण एक परिवार के तबाह होने की कहानी। ये कहानी लोगों की जबान पर चर्चा बनकर छा गई। ऋतु अखबार लेकर बाबा को दिखाने गई तो वहां बाबा नजर नहीं आए। उसने इधर उधर खूब तलाशा मगर वे नहीं मिले। ऋतु ने भी कई लोगों से पूछा मगर बाबा के बारे में कोई भी नहीं बता पाया। वो हैरान परेशान हो घर लौट आई। शाम को अविनाश भी कुछ लोगों को लेकर घाटी में बाबा को ढूंढने निकल पड़ा। उन लोगों ने पूरा गांव छान मारा मगर बाबा कहीं नहीं मिले। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अचानक बाबा कहां चले गए हैं। 2 दिन बाद इलाके का थानेदार एक अन्य पुलिस अधिकारी के साथ अविनाश के घर पहुंचा और बाबा के बारे में पूछताछ करने लगा। अविनाश ने उन्हें बताया कि बाबा पिछले कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं वे कहां गए हैं। अचानक उस पुलिस अधिकारी ने जो बात बताई उसे सुनकर अविनाश और ऋतु पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनकी समझ में नहीं आया कि वे पुलिस अधिकारी की बात पर कैसे यकीन करें। जिस डॉक्टर के बारे में अखबार में आपने लेख छापा है वो तो 4 बरस पहले ही आत्महत्या कर चुका है। जेल के बाहर आने के बाद वो डॉक्टर कुछ दिनों तक तो इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और खुद फंदे पर झूल गया। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि वो इस खबर को पढ़कर दिल्ली से आया है। उस डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम उसी ने करवाया था। कुछ पूछताछ के बाद वापस चला गया। ऋतु और अविनाश को समझ में नहीं आया कि वो किस बात को सच माने। बाबा के साथ बिताए क्षणों को वे कैसे नकार दें। उस दिन के बाद किसी ने भी बाबा को वापस नहीं देखा। ऋतु कभी कभी अपनी रसोई की खिड़की से झील के उस पार देखती तो उसे लगता जैसे बाबा वहां बैठे उसकी तरफ देख रहे हैं और मानो कह रहे हों, ऋतु तू मेरे लिए दुखी मत हो। मेरा यही सपना था कि मेरी कहानी दुनिया के सामने आए ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। आगे से कोई नारी अपने ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में
ना फंसाए। ये कानून स्त्री की सुरक्षा के लिए बना है, ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए। सोचते सोचते रितु की आंखें भर आई। वो फपक फपक कर रो पड़ी। झील के उस पार जहां रौनक बिखरी रहती थी, वहां आज वीरानी छाई हुई थी। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। तो दोस्तों, ये थी श्री मिश्री लाल पंवार की लिखी कहानी झील के उस पार।